आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस दूसरे संसद सत्र के 12 अगस्त तक चलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। सत्र में 22 दिनों की अवधि के दौरान 16 बैठकें होंगी। इस दौरान मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार संसद में बजट पेश करेंगी। आम बजट 2024 से मिडिल क्लास खासकर नौकरी पेशा लोगों को काफी उम्मीदें हैं। इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, एविएशन, रेलवे और एमएसएमई जैसे सेक्टर भी केंद्रीय वित्त मंत्री से राहत की उम्मीद बनाते नजर आ रहे हैं। इस बजट को पेश करने से पहले कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार का बजट 2047 तक का रोड मैप साबित हो सकता है। 18वीं लोकसभा के दूसरे सत्र और राज्यसभा के 265वें सत्र के दौरान सरकार संसद में वित्त नंबर 2 विधेयक 2024, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024, बॉयलर बिल 2024, भारतीय वायुयान विधेयक 2024, कॉफी संवर्धन और विकास विधेयक 2024 और रबर संवर्धन और विकास विधेयक 2024 सहित 6 विधेयकों को पेश कर पारित करने का प्रयास यहां पर हो सकता है। सरकारी कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग भी करते नजर आ रहे हैं। सरकार को भी इस बारे में सरकारी कर्मचारी संगठनों से प्रस्ताव मिला है। माना यह भी जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को मान भी सकती है। अगर सरकार की ओर से बजट में इस बारे में ऐलान होता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। केंद्र सरकार हर साल 2 बार कर्मचारियों का डीए बढ़ाती है। हालांकि कोविड के चलते सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया था। सरकार ने 1 जुलाई 2021 को महंगाई भत्ते में सीधे 11% का इजाफा कर दिया था, लेकिन इसके पहले नहीं बढ़ाए गए थे। डीए पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि जुलाई 2021 से पहले महंगाई भत्ता 17% था, जिसे बढ़ाकर सरकार ने 28% किया था। इसके अलावा कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार का यह भी कहना है कि बकाया एरियर देने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन कर्मचारियों को आस और उम्मीद लगी हुई है, उनकी डिमांड को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बजट पर भी चर्चा होगी। वित्तीय विधेयक के अलावा सरकार ने 1934 के विमान अधिनियम यानी कि एयरक्राफ्ट एक्ट को बदलने के लिए भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को भी सूचीबद्ध किया है। बजट से किसानों को भी काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। खास करके मध्यम वर्गों को लेकर देखा जाए तो काफ़ी उम्मीद से जो है सरकार की तरफ देखते नजर आ रहे हैं कि बजट के पिटारे में उनके लिए भी काफ़ी कुछ खास हो सकता है। और इस बजट को लेकर चर्चा शुरू करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश सक्सेना रहेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आकाश जी, स्वागत है न्यूज़ में आपका। और साथ में रहेंगे पद्मश्री सम्मानित किसान सेठपाल सिंह। सेठपाल जी, आपका भी स्वागत है। और साथ में आशीष पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आप ही से करेंगे। आकाश जी, किस तरह देखा जाए इस बजट को, क्योंकि हर एक वर्ग को सरकार का जब बजट आना होता है उम्मीदें बनती यहाँ पर दिखाई देती हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ऐसे में जनता की जो उम्मीद है उसको बजट के हिसाब से कैसे आंका जा सकता है? मेरे हिसाब से बजट आम बजट होगा। आम बजट का मतलब आम आदमी के लिए ये बजट हो। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सैलरी एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। हम दो रिव्यू फॉलो करते हैं, और अभी आप देख रहे हैं टैक्सेशन जा ही रही है 31 डेट जो सैलरी एम्प्लॉइज उसको भी। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ये है सरकार से कि इसकी जो एग्जाम्शन लिमिट है, जो पहले ओल्ड स्कीम में 2.5 लाख थी, उसको बढ़ा के कम से कम 5 लाख करी जाए, और न्यू स्कीम की भी जो ओल्ड लिमिट थी 3 लाख रुपए, उसको 5 लाख करी जाए। न्यू स्कीम में सारे डिडक्शंस नहीं मिलते, लेकिन तो जैसे हम एसी की बात कर रहे हैं तो एसी की हमें लगता है कि 2 लाख से 2 लाख कम देना चाहिए। नो नो, अभी आज हर एक नागरिक का, भारतीय नागरिक का कहीं ना कहीं सपना है अपना घर लेना, तो उसके लिए उसको लोन लेना पड़ता है। लोन में जो इंटरेस्ट रहता है वो 2 लाख तक ही एग्जाम था ओल्ड स्कीम में, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार सेक्शन 24B में कम से कम उसको बढ़ा के 3 लाख कर देना चाहिए। तो ये मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम्शन, मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस है जो आम जनता की है इस सरकार से इस बार, क्योंकि ये हम कहीं ना कहीं ये भी बोल रहे हैं कि विकसित 2047 कि हम सपना कर रहे हैं कि हम डेवलप कंट्री में आ जाएं। तो ये एक पहल होगी, स्टार्टअप्स को और आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ में तो हम ये भी एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि कंपनीज इंफॉर्मेशन और कंपनी जो इनकॉर्पोरेशन है वो बढ़ेगा इसका।
बिल्कुल आकाश जी, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उम्मीद है और कयास भी यही लगते दिखाई दे रहे हैं कि जो मिशन 2047 से सरकार लेकर चल रही है, कहीं ना कहीं उसकी झलक इस बजट में देखने को मिलेगी। तो अब बात करूंगा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ आकाश जी जुड़े। आशीष पांडे जी, आपसे बात करूंगा, क्या कहेंगे, ऑटोमोबाइल एक बड़ा सेक्टर है और इस सेक्टर से जुड़े लोगों को लेकर अगर बात करें तो उनकी भी काफी उम्मीदें जब बजट आता है इससे जुड़ती दिखाई देती हैं। तो क्या लगता है किस तरह देखा जाए इस बजट को, खास करके ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े बातों को लेकर देखा जाए तो जो अपनी ग्रोथ थी जीडीपी में वो 8.2% थी लास्ट ईयर। तो चूंकि लास्ट जो फाइनेंशियल में इतनी अच्छी ग्रोथ थी तो मैं नहीं समझता कि बहुत इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चेंजेस होंगे, लेकिन जो मतलब ऑटोमोबाइल है ये अपने मैन्युफैक्चरिंग का बहुत एक अहम हिस्सा है और इसका कंट्रीब्यूशन जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी है उसका 49% है जी। तो इट इज ह्यूज। अब इसमें ऑटोमोबाइल में हम देखते हैं कि पैसेंजर व्हीकल है, अपनी कमर्शियल व्हीकल है, ट्रैक्टर है, टू व्हीलर है। तो पैसेंजर व्हीकल की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी रही है पिछले 4-5 साल में, लेकिन टू व्हीलर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का आदमी यूज करता है और टू व्हीलर की कॉस्ट पिछले 5-6 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मतलब टू द एक्सटेंट कि ऑन रोड प्राइस जो है वो अब 30 से 35% बढ़ गई है पिछले 7 साल में। तो इतनी इनकम नहीं बढ़ी है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है और ये मेरी एडवाइस भी है कि जो इसमें जीएसटी लगता है वो 28% से रिड्यूस करके 18% कर दिया जाए और स्पेयर पार्ट पे भी जो 28% लेते हैं वो 18% लिए जाए, इसलिए कि ये लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में अधिकतर यूज होते हैं टू व्हीलर। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल जो है वर्ल्ड वाइड इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है जी। और इससे कार्बन फुटप्रिंट भी कम होते हैं, वातावरण के लिए भी ये अच्छा है। लेकिन इसके लिए हमको इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, जैसा कि चाइना में है और अमेरिका में, कैलिफोर्निया में है जी। वर्ल्ड वाइड आप ये देखेंगे कि हाइब्रिड की सेल बढ़ रही है इलेक्ट्रिक की सेल के बनस्पत। उसका रीजन ऑफ ये है कि इलेक्ट्रिक में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इंडिया में इस्टेब्लिश करना और उसको मेंटेन करना और सिक्योर करना ये बहुत आसान काम नहीं है जी। तो जो हमारी फ्रेम जो पॉलिसी है उसमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1 साल के लिए पॉलिसी बनाएं और उसके बाद बोले हम रिकंसिडर करेंगे। इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो ईवी मैन्युफैक्चरर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं, वो लॉन्ग टर्म अपनी पोजीशन नहीं ले पा रहे हैं। अभी हाल ही में अभी बजाज ऑटो के जो एमडी हैं राजीव बजाज, उनका इंटरव्यू भी आया था, उसमें भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी है गवर्नमेंट से कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोसिस्टम अगर स्ट्रांग बनाना चाहते हैं इंडिया में तो एक ऐसी पॉलिसी बनाइए जो कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो जी। फिर अभी जैसे बात हुई थी, ये मूर्ता स्थिति जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। वो हाँ, आप जैसे ग्लोबली बात करें तो इंडिया बेटर प्लेस्ड है, लेकिन हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें जो कि आम आदमी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, तो वो करीब 8% या 8% से अधिक रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर। तो मेरे को ये लगता है कि हमको मिडिल क्लास और कुछ हद तक अपर क्लास को भी जो हमारे इनकम टैक्स के स्लैब है जी, इसमें फायदा पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल, घूम फिर कर बात टैक्स पर निकलकर ही सामने आती है और जिस तरह से देखा जाए इसको लेकर जो टैक्स पेयर होते हैं जी, इसमें फील गुड फैक्टर होगा और लोग इच्छा से इनकम टैक्स देना चाहिए जी, और इससे बाजार की खरीदी और इन्वेस्टमेंट पे भी असर पड़ेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिर करूंगा आशीष जी। सेठपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान हैं। सेठपाल जी, क्या कहेंगे, जिस तरह से एक बड़ा वर्ग किसानी से जुड़ा हुआ है और ऐसे में कहा जाता है कि किसान अगर खुश होगा तो देश खुशहाल नजर आएगा, और ऐसे में बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीदें किसान लगाता दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस बार हमारी नरेंद्र मोदी जी की तीसरी सरकार का पहला बजट है ये जी, और हमारा पूरा किसान वर्ग एक टकटकी लगा करके सरकार की तरफ देखता है। हमारे नए कृषि मंत्री है माननीय
शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने चाहे डेयरी का क्षेत्र में रहा हो, मध्य प्रदेश को कई बार अवार्ड एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मिले हैं, और ये हमारा सौभाग्य आज वो हमारे कृषि मंत्री के रूप में है। तो किस प्रकार से हमारे किसान, चाहे एमएसपी की मांग को लेकर के हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी फसल का स्वामीनाथन जी का C2+50% का जो हमारा फार्मूला है उसको कैसे लग सकता है, हमारा किसान के जो इम्प्लीमेंट्स है उसके ऊपर जो जीएसटी सरकार ने लगाई हुई है उसमें कई जगह 18% है, कहीं 5% है, 28% तक भी है, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। और उससे अलग जैसे हमारा कृषि कार्ड का, अभी आप 7वें वेतनमान 8वें वेतनमान की बात करते हैं, हम किसान भी ये करते हैं। जब हमारा कृषि कार्ड जो हमारा केसीसी जब बना था तो हमारा 3 लाख तक का जो हमारी लिमिट है उसके ऊपर हमें 4% ब्याज देना होता है, 3% रिफंड हो जाता है। तो हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि उसको भी 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख तक किया जाएगा, तो ताकि जो छोटा और मध्यम किसान है उसको उस ब्याज दरों में लाभ मिलेगा। हम पीपी मॉडल पे हम किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में, चूंकि आज तक हमारे एग्रीकल्चर में किसान के लेवल पर कोई भी इन्वेस्ट नहीं है, किस प्रकार हम कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से हम हमारा, जैसे हमारे यहाँ मैंगो की बेल्ट है, तो ये एक फ्लड के रूप में जब आती है, जैसे हम लोगों ने आलू के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाए हैं, इस प्रकार से हमारे फ्रूट्स के बारे में और सब्जी के बारे में कोल्ड एक चैन बने, और जो किसान अपना वो लेकर के, चूंकि जब एक तरह से फ्लड किसी भी का मौसम में आता है, सब्जी हो चाहे वो फल हो, और रेट उसके बहुत ज्यादा डाउन आ जाते हैं, और जो हमारा उपभोक्ता है जब उसको आउट सीजन में मिलता है, तो इस तरह से हम किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में, बिल्कुल, और किसान खास करके कृषि के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सेठपाल जी, सरकार की तरफ से भी कई सारी योजनाएं और किसानों को सुविधाएं देने को लेकर समय समय पर सरकार कदम भी उठाती है, यहाँ पर नजर आई। मैं फिर रुक करूंगा आपका, आकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए। आकाश जी, जिस तरह से हर एक वर्ग की बात आती है, चाहे किसान हो, स्वास्थ्य हो, हेल्थ सेक्टर हो, या फिर एजुकेशन सेक्टर हो, या फिर अन्य सेक्टर्स को लेकर बात करें, ऑटोमोबाइल एक बड़ा सेक्टर है, जिस तरह से एक बजट को लेकर इसमें भी एक बड़ा प्रावधान की उम्मीद जो है यहाँ पर लोग लगाते नजर आते हैं। लेकिन एमएसएमई को लेकर अगर बात करें, क्योंकि सरकार इसको लेकर भी बढ़ावा देने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए कई तरह के कदम यहाँ पर उठाती दिखाई देती। जब बजट को लेकर प्रक्रिया शुरू होती है, जब बजट को लेकर खाका तैयार होता है, तो एमएसएमई सेक्टर को लेकर किस तरह आंका जा सकता है? एमएसएमई सेक्टर को लेकर सबसे पहले, जैसे आशीष जी ने बोला, जी, इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहिए। मेरा एक और सजेशन ये है कि आप सब्सिडीज बढ़ाइए इस सेक्टर में, बिकॉज सब्सिडी बढ़ाएंगे कहीं ना कहीं छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सपोर्ट मिलेगा, और उनको सपोर्ट मिलेगा क्योंकि ये एक्चुअली टेक्नोलॉजिकल ड्राइवन व्हीकल्स बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पुरानी होती जाती है, तो उनका जो अपडेशन है उसके लिए थोड़ी सब्सिडी प्रोवाइड करना चाहिए। एमएसएमई सेक्टर को बहुत प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, बिकॉज जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो छोटे जो सपोर्ट मिलेगा, तो टैक्स रेट में, जीएसटी में, साथ ही साथ में स्पेसिफिकली अगर हम नॉलेज टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी एमएसएमई सेक्टर में डेवलपमेंट हो रही है उस पर बहुत ज़्यादा रुख करना चाहिए। साथ ही साथ में कृषि सेक्टर की बात कर रहे थे, कृषि सेक्टर में जनरली इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में जीएसटी लगाया जाता है। तो मेरा ये भी सजेशन है कि उस जीएसटी रेट को कम करा जाए और छोटे किसानों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करा जाए, क्योंकि छोटे किसान कहीं ना कहीं सफ़र ज़्यादा करते हैं। तो छोटे किसानों पे फोकस बहुत ज़्यादा करा जाएगा इस बार सरकार द्वारा, हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, लगता है ऐसे हमें। बिल्कुल, और शिवराज जी जब कृषि मंत्री बनाया गया तो कल लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती दिखाई दी है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में कई सारे कीर्तिमान उनकी सरकार के दौरान यहाँ पर हासिल भी किए गए। तो आशीष जी, जिस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर बात करें, तो घूम फिर कर बात यही निकल कर आती है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर सरकार कुछ देती है, कुछ खास करती है, तो लोगों की जेब पर कितना असर पड़ेगा। वो भी तब जब मान लीजिए कोई एक बंदा कार खरीदता है और वो उसमें अपनी पूरी पेमेंट को जो है कहीं ना कहीं ईएमआई में कन्वर्ट करा देता है, तो वो जाहिर सी बात है ब्याज भी उसको देना पड़ेगा। लेकिन एक आदमी जब कैश पेमेंट करके कोई व्हीकल खरीदता है तो कहीं ना कहीं उसको अलग सुविधाएं मिलती दिखाई देती है। तो इन नजरिए से, इन बिंदुओं को लेकर अगर देखा जाए तो किस तरह की आज बजट से लगाई जा सकती है? नहीं, एक्चुअली में क्या है कि
आप जो बात कर रहे हैं कि फाइनेंस मिलेगा, तो फाइनेंस मिलेगा तो इंटरेस्ट तो लगेगा ही उसमें जी और उसमें फाइनेंस में जो मतलब कस्टमर गाड़ी लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको डिस्काउंट नहीं मिलता है, उसे भी मिलता है। जी इसलिए कि फाइनेंस जो कंपनी होती है वो डीलर को कुछ पैसे भी पास ऑन करती है इंसेंटिव के तौर पे, तो इसमें कोई मतलब इश्यू नहीं है बड़ी। लेकिन एक बड़ी बात है, जैसे अभी इन्होंने बताया, आकाश जी जी हाँ आकाश जी ने बताया कि जो R&D है, R&D इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको बताऊं, मैं इंडिया में जो R&D का स्पेंड है वो वर्ल्ड में वन ऑफ द लोएस्ट है, और जब तक हम R&D में स्पेंड नहीं करेंगे मैन्युफैक्चरिंग हमारी इंक्रीज नहीं होगी। जी और जब तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज नहीं होगी और एक्सपोर्ट स्टेबलाइज नहीं होंगे या बढ़ेंगे नहीं और फिर उसके बाद स्टेबलाइज नहीं होंगे, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री नहीं बन सकते। और जो हमारी रुपये की वैल्यू है वो ऐसी रहेगी, वो स्ट्रांग नहीं हो सकती। आज की तारीख में ग्लोबल एक्सपोर्ट का हमारा सिर्फ 1.95% हिस्सा है, विच इज वेरी वेरी लो। आप देखिए अमेरिका कहाँ बैठा है, अमेरिका छोड़िए चाइना कहाँ बैठा हुआ है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि R&D पे इंसेंटिव दिया गया है। अभी जैसे आकाश जी ने बताया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली फॉर ऑटोमोबाइल। और ऑटोमोबाइल में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, इसमें नए फीचर्स कंटिन्यूसली ऐड होते जा रहे हैं। और अभी तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं चाइना में जो कि वाहन बना रही, BYD नाम की कंपनी है, उसमें आप जब ड्राइव कर रहे हैं तो आप गूगल के थ्रू 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं जी वाइल ड्राइविंग, कि आपकी कार कहाँ जा रही है, कार के ऊपर क्या हो रहा है, सामने क्या हो रहा है, साइड में क्या हो रहा है, पीछे पीछे क्या हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुंच गई है, हम लोग तो उसके 5% हिस्से में भी नहीं है। तो R&D इज वेरी वेरी पता है कि किस कॉस्ट पे जो है इसके मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो रही है। लेकिन जब बजट को लेकर अगर बात करें या फिर चीज़ों की प्राइस को लेकर बात करें, क्योंकि अप और डाउन ये होते रहते हैं, तो ऐसे में बजट को लेकर या फिर एक पर्टिकुलर एक व्हीकल के प्रोडक्शन को लेकर अगर बात करें तो उसको लेकर जो है कंपनियां किस तरह की आस लगा सकती हैं बजट से? नहीं, प्रोडक्शन के बारे में देखिए, प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो PLI प्रोडक्शन जी इंसेंटिव है, तो उसमें आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो आपको इंसेंटिवाइज तो करके रखा हुआ है ना गवर्नमेंट ने, और ये बड़ी अच्छी स्कीम है और इससे बड़ा बेनिफिट हो रहा है कंपनी को। और यही बेनिफिट को लेते हुए कंपनी को स्पेंड करना चाहिए अपने R&D में। और R&D में जो कंपनी स्पेंड करती है, और इनफैक्ट मेरे ख्याल से तो ऐसा है कि जो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में है उसको 100% एक इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मेंटेन कर देना चाहिए कि कितना % आपको R&D में लगाना ही है। जी और आप अगर लगा नहीं रहे हो तो PLI में आप क्वालिफाई नहीं करोगे। जी चलिए आकाश जी, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन एक बार फिर हमारे किसान मेहमान से बात कर लूं। सेठपाल जी क्या कहेंगे, क्योंकि सरकार किसानों के हित को लेकर कई सारी योजनाएं चलाती है, समय समय पर देखा जाए तो 0% ब्याज को लेकर भी स्कीम्स निकल कर सामने आती रही हैं। अब कहीं ना कहीं अन्नदाता को ये उम्मीद है कि जो सम्मान निधि है वो बढ़ सकती है, किस तरह देखेंगे इस बात को? देखिए, जो हमारी किसान सम्मान निधि है ये 6,000 रुपये वार्षिक है। जी और ये जो हमारा छोटा किसान है, लघु और सीमांत किसान है, हो सकता है बड़े किसान के लिए ये 6,000 रुपये बहुत कुछ, लेकिन वो इंतजार करता है उसको आने का। वो जब भी छमाही तिमाही में जब आता है 3 किस्तों के रूप में, जी तो उसको चाहे बीज के रूप में, चाहे खेत के रूप में, खाद के रूप में, चाहे दवाई के रूप में, तो वो भी प्रयास करता है उसको भी। भाई ये तो एक तरीके से अगर हम मानेंगे 500 रुपये पर मंथ एक किसान की पेंशन है, यदि इसको भी बढ़ाया जाए। दूसरा हमारा हम बात करते हैं जैविक खेती के ऊपर, प्राकृतिक खेती के ऊपर। अब किसान की लागत रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयों से लागत बढ़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी का मिशन है किसान की आमदनी दोगुनी करने का, और उसको हम लागत कम करके ही हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसके क्षेत्र में भी किसान के प्रति सरकार की सब्सिडी के रूप में कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, उसको और ज्यादा से ज्यादा उसको इस्तेमाल किया जाए, उसमें सब्सिडी दी जाए, तो किसानों को फायदा होगा। हमारा जो विशेष तौर से जो हमारा लघु और सीमांत किसान है, जो गौ पालन भी करता है, उसके साथ में प्राकृतिक खेती, तो उसकी तरफ जब बढ़ेगा हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, हमारा जल सुरक्षित रहेगा, मिट्टी हमारी तंदुरुस्त रहेगी, तो उसके ऊपर भी सरकार को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और जहाँ तक आपने किसान सम्मान निधि बताई है, किसान उत्सुकता से सरकार की तरफ देख रहा है। जैसे न्यूज़पेपर में खबरें आती है, सम्मान
जी 2 गुना हो सकती है या ज्यादा बढ़ सकती है। बिल्कुल यदि वो होगा तो सेठपाल जी, सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि हर एक वर्ग जब बजट आना होता है काफ़ी उम्मीद और काफ़ी खास आस लगाए है जो सरकार की तरफ देखता नजर आता है कि हमारे लिए सरकार के पिटारे से क्या कुछ निकलने जा रहा है। हाँ आकाश जी, फिर आपका रुख करूंगा। जिस तरह से एमएसएमई पर हमारी बात हो रही थी, सरकारें भी चाहे प्रदेशों की सरकार को लेकर बात कर लें या केंद्रीय स्तर पर सरकार को लेकर बात कर लें, इंडस्ट्री डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी कदम यहाँ पर उठाए जा रहा है। और अभी हाल ही में देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर काफ़ी गंभीर है कि इंडस्ट्रीज अगर आएंगी तो रोजगार का सृजन होगा, रोजगार का सृजन होगा तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती दिखाई देगी। तो किस तरह देखें इस बात को? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम कहीं ना कहीं देखें कि एमपी में उतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र में चले जाएं, गुजरात में चले जाएं, तो वहाँ पर हमारे जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं, वहाँ एम्प्लॉयज़ कैसे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं हम बोलें कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की एक मदद जो करेगा वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करेगा। एक आम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर 1000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन उनकी 1000 की कितनी सारी फैमिलीज़ को हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर जैसे भी करके अगर यहाँ पर छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी दिए जाएं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को भी साथ में एक छोटी इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप करी जाए। हमारे पास मंडीदीप है, हमारे पास इंदौर के नियर एरियाज़ हैं, भोपाल के पास बहुत जगह है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को आना ही चाहिए। सब्जेक्ट टू मैं यही बोलूँगा कि सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करे वो इंडस्ट्रीज़, तो उनको सब्सिडी प्रोवाइड करी जाए, उनको लैंड प्रोवाइड करा जाए। एमपी में लैंड है और लैंड प्रोवाइड आप कर सकते हैं, तो इंडस्ट्रीज़ को लैंड प्रोवाइड करा जाए। कहीं ना कहीं मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ईवी इंडस्ट्रीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रमोशन होना ही चाहिए, क्योंकि हम पर्यावरण की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करने में मदद करेगा। 80AEB जिसमें सेक्शन की बात कर रहा हूँ वो होता है इनकम टैक्स में, और उसमें जैसे आशीष जी ने बोला, मैं उनको सिर्फ बात को ऐड ऑन करना चाहता हूँ। सेक्शन 80EEB में इंटरेस्ट ऑन लोन का एग्जाम्शन और बढ़ाना चाहिए। अभी 1.5 लाख तक था, अगर आप 31 मार्च 2023 तक कोई भी ईवी व्हीकल परचेज करते हैं तो उसको बढ़ा के कम से कम 2028 या 2029 तक ले जाना चाहिए। क्योंकि अभी ईवी व्हीकल को हम अगर बढ़ावा देना चाहें तो आम जनता को सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि ईवी व्हीकल्स के रेट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें R&D का खर्चा, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और अलग अलग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अगर हम आम जनता को ईवी व्हीकल दिलवाना ही चाहते हैं तो उनको इंटरेस्ट रेट्स में कहीं ना कहीं सरकार को बेनिफिट देना ही चाहिए। तो ये एक विकसित भारत का हम एक नमूना देख पाएंगे। जी चलिए, बिल्कुल विकसित भारत का नमूना, विकसित भारत को लेकर कदम भी यहाँ पर उठते दिखाई दे रहे हैं। एक छोटी सी प्रतिक्रिया आशीष जी आपसे लेना चाहेंगे कि बजट से उम्मीद है हर एक सेक्टर को, ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर देखा जाए तो क्या कहेंगे? छोटा सा जवाब। ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेके देखा जाए तो मेरा तो ये सोचना है कि एमपी जो है ये हमारे इंडिया का हार्ट है और ये बहुत अच्छा लॉजिस्टिकल हब बन सकता है जी। तो क्यों ना हम यहाँ पे एमपी में अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरर को अट्रैक्ट करें जी। और यहाँ से वाहन पूरे इंडिया में कहीं भी पहुंचने में सबसे कम टाइम लगेगा। लेकिन उसके लिए एक चीज है जो मैंने अपने वित्त मंत्री जी से भी बात करी थी कि हमारे यहाँ जो फ्यूल है उस पे वैट कम होना चाहिए। बिल्कुल, एक बड़ी बात है ये, क्योंकि पेट्रोल महंगा होता है तो सारी चीजों के दाम भी बढ़ते नजर आते हैं। हाँ, वो ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ पे आने से पहले जो एडजॉइनिंग स्टेट में जहाँ पे वैट कम है फ्यूल में, वहां से फ्यूल को बंकर करने के बाद यहाँ पर आते हैं। तो अगर हमारे यहाँ पे फ्यूल की कॉस्ट अच्छी होगी, और जैसे आकाश जी ने बोला एमपी में लैंड बहुत ज्यादा है और हमारे पास लैंड की कमी नहीं है, हमको यहाँ पे अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को इंप्रूव करना चाहिए। और चलिए बिल्कुल, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आकाश जी टैक्स पेयर को लेकर बात करें। बिल्कुल सर जी, सरकार जब बजट पेश करती है तो हर एक एंगल से देखती है कि किस बजट में कितनी राशि की जो है यहाँ पर देनी जरूरी है। लेकिन जब सरकार की इनकम को लेकर बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं रेवेन्यू जब सरकार के पास आता है, जो टैक्स के जरिए पैसा आता है देश के विकास में लगता है यहाँ पर दिखाई देता है। इस चीज को बढ़ाने के लिए सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? छोटा सा जवाब। देखिए, अगर आप देखें अभी भी तो सारा पूरा इंडिया टैक्स नहीं भरता है। बिल्कुल, इनकम टैक्स रिटर्न्स में अगर माने तो बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ जनरेशन में जो टैक्स भर रही है। तो आप प्रेरित करना चाहते हैं टैक्स भरने के लिए तो थोड़ा सा एग्जम्पशन देना जरूरी है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो आम आदमी सैलरीड एम्प्लॉय उसके एग्जम्पशन लिमिट बढ़ानी चाहिए और
किसान से बिल्कुल भी टैक्स वसूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसान चलिए को बिल्कुल, नहीं किसानों करना के लिए चाहिए। टैक्स फ्री भी कई सारी योजनाएं हैं। इनकम बहुत बहुत टैक्स में शुक्रिया। तो बिल्कुल बिल्कुल। आकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आशीष पांडे जी आपका भी, सेठपाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में भाग लेने को लेकर। तो कुल मिलाकर बजट से उम्मीदें, और उम्मीदें जब होती हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ एक आस लगाकर जनता जरूर देखती नजर आती है। और 23 तारीख को पहले बजट पेश होने जा रहा है, और इस बजट से क्या कुछ निकल कर सामने आता है वाकई देखने वाली बात होगी। इस चर्चा में फिलहाल इतनी, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।